वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और ये मेरा उसका फर्स्ट पार्ट है। इस फर्स्ट पार्ट में हम लर्न करने वाले हैं तीन चीज़ें, इंट्रोडक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसकी डेफिनेशंस और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं सम कॉमन टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हम फर्स्ट चलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इंट्रोडक्शन पर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनका एक और नाम क्या है, इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी कहते हैं। फर्स्ट आते हैं कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। कोऑर्डिनेशन को सिंपल सा मीनिंग है कि एक ऐसा कंपाउंड जो सहयोग से बना है, यानी दो कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा सिंपल कंपाउंड आपस में आए, मिक्स हो गए और उनके बीच किसी ना किसी तरह का कोऑर्डिनेशन हुआ है। हम कहते हैं कई बार कि यहां बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन है, इसका मतलब यहां आपस में जो एडजस्टमेंट है वो बहुत बढ़िया है। तो यहां किन में एडजस्टमेंट हो जाएगा, जब दो या दो से ज्यादा स्टेबल सिंपल कंपाउंड्स को हम मिक्स करते हैं तो उनमें कोऑर्डिनेशन हो जाता है और इस कोऑर्डिनेशन होने से जो कंपाउंड बनता है इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सेकंड चीज क्या है कि इनमें जो बॉन्ड होता है वो नॉर्मल बॉन्ड के अलावा हमें एक और बॉन्ड मिलेगा और वो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, इसीलिए इनका नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। एक और चीज है इसमें कि कुछ सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। फर्स्ट हमारे पास है हीमोग्लोबिन, हमारा जो रेड ब्लड कार्प्यूसल्स है उसके ऊपर जो पिगमेंट लगा रहता है रेड कलर का वो है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिनके सेंटर में आयरन एज ए सेंट्रल एटम है। दूसरा एग्जाम है ग्रीन पिगमेंट जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इसके सेंटर में जो मेटल है वो है मैग्नीशियम मेटल। तीसरा एग्जाम्पल है विटामिन B12। विटामिन B12 में कौन है, कोबाल्ट एज ए सेंट्रल एटम है। तो अब हम आते हैं इसके इंट्रोडक्शंस में। क्या है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्या है, स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स है, ये स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स है विच फॉर्म्ड बाय, इन विच, स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम surrounded by ions और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। दो चीजें हो गई, स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स है और उसके अंदर होगा क्या, सेंट्रल एटम जो है वो सराउंडेड है किनसे, आयंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। कितने, बियॉन्ड देयर नॉर्मल वैलेंसी, बियॉन्ड देयर नॉर्मल वैलेंसी, जो उसकी नॉर्मल वैलेंसी है किसकी, सेंट्रल एटम की, उससे ज्यादा कौन होंगे, आयंस होंगे या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे। इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे क्रोमियम, क्रोमियम के साथ क्या जुड़े हुए हैं, 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल और यहां बाहर क्या है, Cl3। अब यदि यहां मैं बात करूं तो ये क्या हो गया, हमारा सेंट्रल एटम हो गया है, एटम और आयन। आयन क्यों कह दिया, यदि इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता तो हम इसे आयन कहेंगे, इसके ऊपर चार्ज नहीं होगा तो हम इसे एटम कहेंगे। अभी इसके ऊपर प्लस के 3 चार्ज आ जाएंगे यदि मैं इन सबको हटा दूं तो अभी क्या हुआ, ये सेंट्रल आयन है। ये जो है ये कितने हुए, यहां 6 है और यहां 3, टोटल कितने हुए, 9 हो गए हैं। तो क्या हमारे पास है, स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स इन विच, कंटिन्यूस में आ जाएं, इन विच सेंट्रल एटम सराउंडेड, सेंट्रल एटम यहां कौन है हमारे पास, क्रोमियम है, सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो ये आयन है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। बियॉन्ड देयर नॉर्मल वैलेंसी, नॉर्मल वैलेंसी कितनी है क्रोमियम की, क्रोमियम की नॉर्मल वैलेंसी जो है वो 3b है
और 6 भी है, लेकिन यहां कितनी वैलेंसी शो कर रहा है, ये 9 वैलेंसी शो कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स है। अब चलते हैं बच्चों इसकी डेफिनेशंस पे। इस तरह से ध्यान रखना, इनको लिखा जाता है कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स को। इनका एक और नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी है। अब चलते हैं हम इनकी डेफिनेशंस पर। डेफिनेशंस दो पार्ट में है बच्चों। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि ये बनते कैसे हैं, और दूसरा क्या है कि बनने के बाद इनमें क्या होगा। तो दो सिंपल सी लाइन है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, डेफिनेशन क्या है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम, किनसे बनते हैं ये, फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ, द कॉम्बिनेशन ऑफ, किनका कॉम्बिनेशन हो जाए, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा कौन, सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स, उनसे ये बनते हैं। फर्स्ट हमारे पास है एंड, उसके बाद एंड रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज डिसॉल्व्ड स्टेट। अब समझाता हूं ये क्या है। पहली चीज, बनते कैसे हैं, जैसे मैंने मान लो अमोनिया जो कलरलेस है, और साथ में निकल क्लोराइड NiCl2 जिसका कलर ग्रीन है, इनको आपस में मिक्स कर दिया तो इनके बीच क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, यानी सहयोग होगा। ये आपस में मिक्स होने के बाद रिएक्शंस करेंगे और क्या बना लेंगे, ये एक इस तरह का कंपाउंड, और यहां है Cl3, ये इस तरह का कंपाउंड बन गया बच्चों। इसका जो कलर है, इसका कलर है बच्चों पर्पल, ये पर्पल कलर का है। और ये ग्रीन क्यों था, क्योंकि इसमें निकल 2+ आयन था। अब इसका मतलब इसमें निकल 2+ आयन ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है। निकल की अपनी जो प्रॉपर्टी है वो शो नहीं हो रही है यहां पर। यदि शो होती तो इसका कलर भी कैसा होना चाहिए था, ग्रीन होना चाहिए था। तो जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करती है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। हम नहीं कहेंगे कि निकल अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, अमोनिया अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, नहीं, ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो आयन जो है ये अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। सेकंड क्या चीज हुई हमारे पास, रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज डिसॉल्व्ड स्टेट। यदि मैं इसको वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स और वो जो बाहर है उसे हम कहते हैं काउंटर आयन, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। क्या बन जाएगा, अलग अलग होने के बाद NiNH3 का होल 6, ये एक्वस, यहां चार्ज आ जाएगा प्लस के 3, और क्या बन जाएंगे 3Cl-। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स है अपनी आइडेंटिटी सॉलिड में और डिसॉल्व्ड स्टेट दोनों में बना के रखते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो कैसे बनते हैं, 2 या 2 से ज्यादा सिंपल स्टेबल कंस्टिट्यूएंट्स या कंपाउंड्स को मिक्स कर दो, और बनने के बाद जो कंपाउंड बनेगा उसकी जो स्टेबिलिटी है वो सॉलिड और डिसॉल्व्ड स्टेट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दे तो दोनों कंडीशंस में रहती है। अब आते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ये डबल सोल्ट से किस तरह से डिफरेंट है। डबल सोल्ट क्या है, डबल सोल्ट भी ऐसे ही बनते हैं जैसे कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। 2 या 2 से ज्यादा सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स को आप मिक्स कर दें तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, डबल सोल्ट में चेंज हो जाते हैं। तो डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है वो हमारा अगला टॉपिक है। हम आगे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन डबल सोल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो टॉपिक का नाम डाल देता हूं मैं, डिफरेंस बिटवीन
एक तरफ मैं क्या लिखूंगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक तरफ लिखेंगे डबल सॉल्ट। डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो फर्स्ट मैं आपको क्या बता दूं, इन दोनों के कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं बच्चों। तो मैं फर्स्ट क्या लिखता हूं, डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल। यहां लिखेंगे डबल सॉल्ट और यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फर्स्ट आते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल आपके वो है जो आपके ट्राइट्रेशन में भी है, जिसको हम कहते हैं मोर सोल्ट। मोर सोल्ट, इसका क्या फॉर्मूला है, फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट, उसके बाद फिर डॉट, ये है 6H2O। अब जब इन दोनों में कॉमन कौन है, एनायन कॉमन है, तो हम एनायन का नाम एक बार ही लेते हैं, केटायन के नाम दोनों बार ले लेंगे, फेरस अमोनियम सल्फेट। ये है मोर सोल्ट, इसका कमर्शियल नेम है मोर सोल्ट। ये एक डबल सोल्ट है। दूसरा हमारे पास है जिसे हम कहते हैं पोटास एलम। पोटास एलम यानी फिटकरी। इसमें भी क्या होगा, K2SO4 और Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहां पर भी कौन है, एनायन कॉमन है, तो हम केवल केटायन के नाम लेंगे और उसके बाद हम एनायन का नाम ले लेंगे। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये क्या हुआ, डबल सोल्ट। तीसरा हमारे पास कौन है, तीसरा है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट, और इसमें क्या है, पोटेशियम क्लोराइड डॉट मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 6H2O। यहां पर भी कौन कॉमन है, एनायन कॉमन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड। ये तीनों किसके एग्जाम्पल है, ये तीनों डबल सोल्ट, ये तीनों डबल सोल्ट के एग्जाम्पल है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बहुत सारे एग्जाम्पल है बच्चों, ये ले लिया मैंने, और यहां क्या लगा दूं मैं बाहर, Cl कितने लगा दूं मैं, बाहर नहीं आएगा, पीछे इधर आएगा, K4। उसके बाद क्या ले लूं मैं, CrNH3 का होल 6, बाहर क्या लगा दूं, Cl3। दो एग्जाम्पल बहुत है बच्चों, इनको इस तरह से लिखा जाता है। तो ये पहला हुआ इनके एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमें आने चाहिए बच्चों, तीनों एग्जाम्पल, ये तीनों क्या है, डबल सोल्ट के एग्जाम्पल है। अब आते हैं, इनको रिमूव कर रहा हूं, अब आते हैं इनके डिफरेंस पर। तो फर्स्ट हमारे पास क्या डिफरेंस है कि जो डबल सोल्ट है वो केवल और केवल सॉलिड के फॉर्म में स्टेबल है। सॉलिड है तो डबल सोल्ट है। यदि आपने डबल सोल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट्स आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। यानी फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास डिफरेंस, ये तो एग्जांपल आए थे। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, डबल सोल्ट एग्जिस्ट only in solid state and dissociated in constituents ion on dissolving in वाटर या जो भी सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व होते हैं, तो मैं यहां वाटर लिख देता हूं। पहला बच्चों ये काम का है, डबल सोल्ट जो है वो केवल और केवल सॉलिड के फॉर्म में स्टेबल है। यदि आपने उनको वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो वो अपने अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं फेरस अमोनियम सल्फेट का। तो ये फेरस सल्फेट, ये अमोनियम सल्फेट और ये है 6H2O। यदि आपने इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो इसमें जितने आयन्स हैं वो सारे अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या क्या बनेगा, एक तो फेरस आयन, एक सल्फेट आयन, एक का मतलब फेरस आयन बनेंगे, सल्फेट आयन बनेंगे और अमोनियम आयन, और ये वाटर तो वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा। तो सारे के सारे जो कंस्टिट्यूएंट्स आयन्स है वो अलग अलग हो जाते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या है, कॉम्प्लेक्स सोल्ट्स
एग्जिस्ट इन, ओनली हट जाएगा, इन सॉलिड एज वेल एज इन डिसॉल्व्ड स्टेट। तो यहां मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखता हूं, सॉलिड में भी होगा, स्टेबल है, और किस में होगा, इन डिसॉल्व्ड स्टेट। डिसॉल्व का मतलब यदि आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हो तो भी ये स्टेबल होता है। बस कौन सा आयन जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, उस स्क्वायर ब्रैकेट के पहले या बाद वाला जो आयन है वो चला जाएगा, उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं वो उसी के अंदर रहेंगे। जैसे अभी ठीक मैंने इसके पहले भी एग्जाम्पल लिया था, उसी का एग्जाम्पल वापस ले लेता हूं। ये हमारे पास 6 है, अब मैंने यहाँ वाटर ले लिया है, यहाँ Cl है। यदि मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूं तो ये जो पार्ट है ये ऐसा का ऐसा रहेगा, क्रोमियम। चलो इसको इस जगह में ना और थोड़ा सा ऐसा लिखता कि आपको दिमाग में आएगा, C2O, एग्जाम्पल चेंज कर देता हूं, FeCN का होल 6। तो ये Cl कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, K4FeCN का होल 6। तो होगा क्या, ये जो Fe है वो अंदर रहेगा, जबकि Fe पे भी चार्ज है, यहाँ पर Cn भी अंदर रहेगा, ये बाहर नहीं आएंगे। यहाँ चार्ज क्या रहेगा, -K4, प्लस कौन अलग हो गया है हमारे पास, 4K प्लस अलग हो गया, ये एक्वस और ये एक्वस। तो ये जो कोऑर्डिनेशन पार्ट है, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये सॉलिड में और वाटर या किसी में डिसॉल्व करने के बाद भी स्टेबल फॉर्म में रहता है। ये केवल ऐसा नहीं है कि सॉलिड में है एक्वस में नहीं होगा, ये सॉलिड में भी है एक्वस में भी है। जबकि डबल सॉल्ट केवल कौन सी स्टेट में स्टेबल है, सॉलिड में। किसमें ये स्टेबल नहीं है, एक्वस कंडीशंस में, या यदि जिसमें भी ये डिसॉल्व होते हैं। अब चलते हैं बच्चों हम लोग सेकंड डिफरेंस क्या है, इसको बच्चों में रिमूव कर रहा हूं मैं। सेकंड हमारे पास हम पढ़ चुके हैं, और वो क्या है, दोनों आपस में रिलेटेड है। कौन ऐसा है जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है वाटर के अंदर, तो यहां क्या लिखें, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन लिक्विड, इन एक्वस सॉल्यूशन। ये अपनी एक्वस सॉल्यूशन में आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, गायब हो जाते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं, डबल सोल जैसा कुछ रहता ही नहीं है। और यहां क्या होगा, दे डू नॉट कंप्लीटली लूज देयर आइडेंटिटी। अब यहां कंप्लीटली क्यों लिखा, क्योंकि जो बाहर का आयन है वो तो चला जाता है। कंप्लीटली लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। वही चीज है, यहां सब कुछ अलग अलग हो जाएंगे, कोई डबल सोल्ट जैसी चीज नहीं रहेगी। लेकिन वहां क्या होगा, डबल सोल्ट के अपोजिट वहां जो है कॉम्प्लेक्स आयन रहेगा एक तो, और दूसरा क्या रहेगा, काउंटर आयन रहेगा। अगला हमारे पास क्या है, थर्ड। अब काम का है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सोल्ट्स एंड, किनकी, डबल सोल्ट किनसे बनता है, डबल सोल्ट जिनसे भी बनता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सोल्ट्स एंड देयर constituents आयंस आर सेम। जो डबल सोल्ट की प्रॉपर्टी है वही उसके कंस्टिट्यूएंट्स आयंस की प्रॉपर्टी है। यानी डबल सोल्ट जब बनता है तो बनने के बाद जिनसे वो बना है उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है। जबकि यहां क्या होता है, प्रॉपर्टीज changed after formation of complex compound from their constituents
कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इसका एग्जाम्पल क्या ले लूँ मैं, सिंपल सा एग्जाम्पल जो मैंने पहले भी लिया था, NiCl2 और अमोनिया को मिक्स कर दें तो क्या बना था, NiNH3 का होल 6 और यहाँ बाहर आ गया था Cl2। इसका कलर कैसा था, ग्रीन था, इसका कलर ग्रीन था, जबकि वो कैसा है कलर में, उसका कलर पर्पल है। इसका मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गई है। और दूसरी क्या चीज है, यदि इसको आप वाटर में डिसोल्व करोगे तो निकल अपने टेस्ट नहीं देगा, यानी इसका मतलब हमें लगेगा कि इसके अंदर निकल है ही नहीं, इसका मतलब निकल ने अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दी है, चेंज कर दी है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है कि जिनसे वो बना है उनकी प्रॉपर्टी शो नहीं होती है उनके कंपाउंड्स में, जबकि यहां क्या होगा, डबल सोल्ट जिन जिन से बना है वो अपनी प्रॉपर्टी शो पहले भी करेंगे, सिंपल सोल्ट में भी और डबल सोल्ट में भी अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे। अगला हमारे पास लास्ट डिफरेंस है बच्चों, और वो क्या है कि जो डबल सोल्ट होता है उसमें जो मेटल होता है वो केवल एक तरह की वैलेंसी शो करता है, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसमें जो मेटल है, सेंट्रल एटम जो है वो दो तरह की वैलेंसी शो करेगा। फोर्थ हमारे पास क्या है, फोर्थ नंबर क्या है कि जो डबल सोल्ट है, इन डबल सोल्ट मेटल आयन एग्जिबिट ओनली वन काइंड ऑफ वैलेंसी, केवल एक ही वैलेंसी शो करता है, वो भी वैलेंसी कैसी होती है, आयनाइजेबल होती है, वो वाटर में अलग हो जाती है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनमें जो मेटल है, यहां जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो मेटल है वो क्या करता है, टू टाइप की वैलेंसी शो करता है, टू टाइप की वैलेंसी शो करता है। और एक साइंटिस्ट था जिन्होंने सबसे पहले इन कंपाउंड्स को बनाया था, वर्नर ने। सर वर्नर ने क्या बताया कि ये जो दो तरह की वैलेंसी है इनमें से एक वैलेंसी कहलाती है प्राइमरी वैलेंसी, और जो आयनाइजेबल होती है और जो ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है, इधर या इधर, और जो सेकंड होती है, इसे ए कह दूं इसे बी कह दूं, उसे उन्होंने क्या कहा, सेकेंडरी वैलेंसी। और ये कैसी होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है, नॉन आयनाइजेबल। और ये कहां लिखी जाती है, अंदर की तरफ। जैसे मान लो ये मेटल है, यहां मैंने लिख दिया ए करके 6 और यहां लिख दिया B3, तो ये जो B है ये कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को। और ये जो अंदर लिखा है A6 ये कौन सी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी को। और ये दोनों किसकी है, मेटल की है। तो यहां जो मेटल है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वो दो तरह की वैलेंसी को शो करता है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। जो बाहर वाली वैलेंसी है वो आयनाइजेबल है, आगे हो चाहे पीछे हो, ब्रैकेट के पहले लिखी हो चाहे ब्रैकेट के बाद में लिखी हो। और जो ब्रैकेट के अंदर है वो कैसी है, नॉन आयनाइजेबल है। ये जो है ये आयन में चेंज नहीं होते हैं। तो बच्चों क्या खत्म हुए हमारे पास, डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में डिफरेंस एंड हो गया। 4 डिफरेंस थे बच्चों, याद रखना। अब चलते हैं हम लोग हमारे अगले मेन टॉपिक पर। वो टॉपिक हुआ हमारा आज का वीडियो खत्म, और वो क्या है, सम कॉमन टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं, और वो कौन से टर्म्स है जो हमें आने चाहिए वो आ गए, तो आपको मान लीजिए कि आपका आधा चैप्टर खत्म हो गया। वो साथ में आपको याद करने होंगे। तो अब चलते हैं हम हमारे अगले पार्ट पर, क्या है, सम कॉमन टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। Some important terms used in कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो फर्स्ट हमारे पास क्या यूज आती है, फर्स्ट यूज आते हैं 3 नाम। उन तीनों नाम को, उन 3 नाम हैं, उन तीनों नाम को लगभग एक जैसे ही हैं वो। फर्स्ट हमारे पास क्या है, उनको कहते हैं कोऑर्डिनेशन
एंटिटी, या उनका एक और नाम क्या है इसके अलावा, उन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या एक और नाम क्या है उनका, कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन, ये तीनों एक ही चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है एंटिटी और स्फीयर में। तो फर्स्ट हम कहां जाते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन। ये दोनों क्यों लिख रहा हूं मैं अभी आपको समझा दूंगा। या तो क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा, या क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयन होगा, प्लस प्लस बॉन्डेड टू फिक्स्ड नंबर ऑफ अपोजिट चार्ज्ड आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, या तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन आयन, ये दोनों कहते हैं। स्फीयर थोड़ा सा अलग है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, यहां पर एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि जैसे निकल CO का होल 4। अब जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर निकल क्या हो गया हमारे पास, सेंट्रल मेटल एटम हुआ है, यहां आयन नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन में निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। जो ये CO को कहते हैं या कार्बोनाइल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, क्रोमियम H2O का होल 6, यहां 3 पॉजिटिव। इस कंडीशन में ये जो 3 पॉजिटिव चार्ज हैं वो रियल में, वाटर तो न्यूट्रल है यहां पर, तो तीनों पॉजिटिव चार्ज रियल में किसके ऊपर है, क्रोमियम के ऊपर है। हमने यहां क्यों लिखा, क्योंकि इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी कंस्टिट्यूएंट्स है उनके ऊपर का जो चार्ज है वो हमने कलेक्टिवली यहां लिख देते हैं। तो वाटर के ऊपर क्या चार्ज होता है, 0। यहां क्या चार्ज है, +3। तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो यहां क्या आ गया, +3 चार्ज। तो यहां जो सेंट्रल मेटल है वो आयन है, और यहां क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। अब ये तो हो गया हमारे पास ये वाला पोर्शन। अब यहां कौन है, ये फिक्स्ड नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स है, ये फिक्स्ड नंबर ऑफ बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है या अपोजिट चार्ज आयन है। तो यहां तो ये मॉलिक्यूल है और यहां पर भी ये मॉलिक्यूल है। यहां यदि Cl- होता तो हम कहते क्या, आयंस है। OH- होता तो हम क्या कहते, आयंस है। SO4 होता तो हम क्या कहते हैं, यहाँ आयंस है। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कॉम्प्लेक्स आयन। एक ये और एक ये क्या क्या है, सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन प्लस बॉन्डेड, इसी को हटा दो, सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड टू फिक्स्ड नंबर ऑफ अपोजिट चार्ज आयन। इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कॉम्प्लेक्स आयन। और अब कहां चलते हैं हम लोग, अब चलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसमें क्या डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, और वो क्या है कि यदि इन दोनों को किन किन को, सेंट्रल मेटल एटम या आयन और अपोजिट चार्ज या आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इन दोनों को यदि मैं इन स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड करके लिख देता हूं तो ये जो पूरा है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो एक डिफरेंस है, क्या है, इस स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो ये है कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हो तो ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और बहुत जगह इन दोनों को लगभग एक सा मान लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की डेफिनेशंस क्या है, ऊपर वाले पोर्शंस को रिमूव कर रहा हूं बच्चों, लगभग मैक्सिमम जगह इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की डेफिनेशंस क्या हो गई हमारे पास, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो गई, सेंट्रल मेटल एटम, एटम तब लिखेंगे जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है,
या आयन प्लस बॉन्डेड अपोजिट चार्ज्ड आयंस और मॉलिक्यूल कलेक्टिवली क्या करेंगे, इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। इन दोनों को हमने कहां इनक्लोज कर दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट में। चार्ज्ड आयन और मोल, इस यहां से इसको हटा देते हैं। इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट एंड यहां लिख देते हैं कलेक्टिवली नोन एज ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये है बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर की डेफिनेशंस। वही पहले वाला एग्जांपल, क्रोमियम H2O का होल 6, ऊपर क्या लगा दें, 3 पॉजिटिव चार्ज। ये जो पूरा है इसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फिर बच्चों क्या कह रहा हूं, बहुत बार इसी को क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और इसी को क्या कह देते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। अब आयन कब कहेंगे, कब आयन नहीं कहेंगे, यहां चार्ज है तो कॉम्प्लेक्स आयन, और चार्ज नहीं है तो केवल क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब यहाँ कौन कौन, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था, यहाँ पर Fe का एग्जांपल ले लो। Fe के साथ CO कितने होते हैं, 5, ये ऐसे। तो इसके ऊपर अब कोई चार्ज नहीं है। यहाँ कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, तो यहाँ कौन सा चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं ऐसे लिख दूं तो यहाँ माइनस के 3 चार्ज आ जाएंगे। क्यों आए, क्योंकि क्रोमियम पे चार्ज तो प्लस का 3 ही है, लेकिन एक Cl पे चार्ज माइनस का 1 है, तो 6 पे क्या होगा, माइनस का 6। इन दोनों को ऐड करो तो यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस का 3। तो ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, या जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, या जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इन पे चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या खत्म हुआ, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कॉम्प्लेक्स आयन। ध्यान रखना, स्क्वायर ब्रैकेट को मिलाकर जो भी अंदर है वो सब क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारे पास क्या है, बहुत बढ़िया टॉपिक है बच्चों, और वो है लिगेंड। और आज के वीडियो में हम लिगेंड तक ही पढ़ने वाले हैं बच्चों। उसके बाद जो 3-4 हमारे टॉपिक बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लिगेंड क्या है। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। इसको बच्चों ढंग से समझना, ये पूरा चैप्टर जो है इन्हीं पे डिपेंडेंट है, लिगेंड के ऊपर। तो अगला हमारे पास है लिगेंड्स प्लस साथ में पढ़ लेंगे सेंट्रल मेटल एटम और आयन। इन दोनों को साथ में पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ लेते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, ये पढ़ लेते हैं पहले। एटम ऑब्लिक आयन, जनरली कोऑर्डिनेशन एंटिटी के सेंटर में जो आयन होता है वो मेटल होता है, लेकिन इस डेफिनेशन में मैं मेटल मेंशन नहीं कर रहा हूं। क्या है, एटम ऑब्लिक आयन टू विच फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल अटैच्ड इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी is called सेंट्रल मेटल, फिर लिख दिया मैंने सेंट्रल एटम ऑब्लिक आयन। देखो क्या है, एटम और आयन जिससे कौन जुड़े हुए हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन और मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। उस कहां पर, इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये लाइन काम की है क्योंकि हो सकता है कि कोई
मेटल है जो उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर है तो वो सेंट्रल एटम नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं ये वाला Fe3 Fe4 FeCN का होल 6 और ये है हमारे पास 3, ये कंपाउंड है। अब यहां पर कौन है, यहां भी आयरन है, यहां भी आयरन है। ये जो आयरन है इस पे चार्ज प्लस का 2 है, यहां जो है इस पे प्लस का 3 है, लेकिन ये जो है ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, दोनों में मेटल। लेकिन ये जो मेटल है जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर लिखा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि सेंटर में वही, सेंटर से कौन जुड़े हुए होने चाहिए, फिक्स्ड नंबर में, फिक्स्ड नंबर में आयंस या मॉलिक्यूल बॉन्डेड होने चाहिए उसके साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम या सेंट्रल आयन। और जनरली यहां कौन होते हैं, मेटल होते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं लिगेंड के ऊपर। हमारा क्या खत्म हुआ, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। अब आ जाते हैं लिगेंड्स के ऊपर। द न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये कैसे होंगे, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे या आयंस होंगे। आगे क्या है, बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल आयन और एटम in the coordination entity, in the coordination entity is called ligands। फर्स्ट हमारे पास ये लाइन हुई, यानी ये जो है ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी हुई। ये हमारे पास कौन हुआ, मेटल या मेटल आयन जो भी है, उसके साथ जो यहां जुड़े हुए हैं इन्हें हम कहते हैं लिगेंड। ये होते हैं लिगेंड बच्चों, इन्हें हम लिगेंड्स कहते हैं। अब अगली चीज, इसी का अगला पॉइंट, लिगेंड्स क्या करते हैं, लिगेंड्स डोनेट वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर टू, किसको देंगे, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये अगला काम है। ये क्या करते हैं लिगेंड, काम की चीज यही है। लिगेंड क्या काम करते हैं, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट कर देते हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन को। और डोनेट करते ही क्या होगा, देयरफॉर ligand act as a Lewis base। लेविस बेस कौन होते हैं, जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, वो हमारे पास क्या है, लेविस बेस है। इसी के साथ यहां पर मैं क्या लिख दूं, उसकी जो मेटल है, मेटल एटम या आयन, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है यहां पर, लेविस एसिड की तरह। क्यों कर रहा है, क्योंकि वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, वो गेन कर रहा है। अगला बच्चों हमारे पास, अब इस ऊपर वाले पोर्शंस को रिमूव कर रहा हूं, इससे पहले एक रिवीजन कर लेते हैं, ये काम का है। लिगेंड्स कौन होते हैं, फर्स्ट है लिगेंड्स वो है जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में मेटल के अलावा जो है वो सारे लिगेंड है। अगला क्वेश्चन, लिगेंड क्या काम करते हैं, लिगेंड कैसे हो सकते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं। आयंस में कैसे होंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब आते हैं लिगेंड्स करते क्या है, लिगेंड्स अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर देते हैं मेटल को, इसीलिए लिगेंड्स यहां क्या है, लेविस बेस है। और मेटल जो है वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो मेटल क्या हो गया, लेविस एसिड हो गए हैं। अब अगली चीज बच्चों इसी के, मैं एग्जांपल देता हूं एक लिगेंड का, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहां लिखा था अभी क्रोमियम, हम इसके पीछे पड़े हुए हैं बच्चों क्रोमियम वाले कंपाउंड के, ये है 6, यह है 3+। अब ये जो है ये है लिगेंड,
अब अगला क्वेश्चन, इस लिगेंड में जो वाटर है यहाँ पर जो लिगेंड की तरह काम कर रहा है, इसमें कौन ऐसा है जो लोन पेयर अपना डोनेट कर रहा है? वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में के पास 2 लोन पेयर है, तो क्या है, इन वाटर ऑक्सीजन डोनेट 1 लोन पेयर, 2 हैं लेकिन 1 देगा, लोन पेयर टू क्रोमियम, देयरफॉर ऑक्सीजन नॉन एज ए काम का है बच्चों डोनर एटम। इसे क्या कहेंगे? डोनर एटम, या क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एटम, या इसे क्या कहते हैं, लिगेट एटम। लिगेट एटम, ये इसके 3 नाम है बच्चों। किसके नाम है? ये उसके नाम है जो लिगेंड का वो एटम जो लोन पेयर डोनेट करता है। तो मैं क्या लिख दूं अगला लास्ट में यहां पर, ये क्या है, एटम ऑफ लिगेंड्स विच डोनेट लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर, उसे क्या कहते हैं? ये कहते हैं, जैसे अमोनिया में कौन हुआ? नाइट्रोजन हुआ। इसी तरह Cl- में कौन होगा? Cl होगा। H2O में कौन हुआ? O हुआ हमारे पास। इसी तरह से सल्फेट में SO4 सल्फेट में कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। नाइट्रो में NO2 में माइनस में यहाँ N भी हो सकता है, O भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या है बच्चों? ये है डोनर एटम या कोऑर्डिनेशन एटम या लिगेट एटम है ये। अब चलें बच्चों हम इसी में आगे, और अब हमारे पास क्या हो गया, लिगेंड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई है। लिगेंड कौन है? वो है जो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, किसको? सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं, इसलिए लिगेंड क्या है? लेविस बेस है। तो मेटल क्या हुए? लेविस एसिड हुए हैं। लिगेंड का वो एटम जो लोन पेयर डोनेट करता है उसे क्या कहते हैं? डोनर एटम कहते हैं, या कोऑर्डिनेशन एटम या लिगेट एटम कहते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। फिर काम का है ये क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। अब ये लिगेंड ही है सारा सब कुछ इस वीडियो के अंदर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में आ जाते हैं हम लोग। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स किसके ऊपर बेस्ड है ये? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed by a ligand, और क्या कह दूं मैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, या इसकी जगह मैं क्या कह दूं मैं? नंबर ऑफ डोनर एटम। इन दोनों में से किसी के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं लिगेंड्स को। तो किसी भी लिगेंड में कितने डोनर एटम हैं, 1 है, 2 है या 3 है या ज्यादा है, उसके बेसिस पर हम इन लिगेंड्स को क्लासिफाई करते हैं। अगली हमारे पास क्या चीज है? डोनर एटम को हम क्या कहेंगे यहां पर? डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब है उसके दांत है। डेंटिसिटी का मतलब है कि यदि एक डोनर एटम है, डोनर एटम को हम शो करेंगे डेंटिसिटी से। यदि एक डोनर एटम है, 1 डोनर एटम है, तो हम उसे क्या कहेंगे? यूनिडेंटेड। या डेंटेड का मतलब है डोनर एटम, यूनि का मतलब है एक, 2 होंगे तो हम उसे 2 डोनर एटम हुए तो हम क्या कहेंगे उसे? बाईडेंटेड। बाई की जगह कई बार यूज कर लेते हैं, डाईडेंटेड भी यूज ले लेते हैं। बाईडेंटेड या डाईडेंटेड लिगेंड्स। तो हम कहां चलते हैं इनके क्लासिफिकेशंस में?
फर्स्ट याद क्या रखना है, किसके अकॉर्डिंग है ये अकॉर्डिंग है कि किसी भी लिगेंड में कितने डोनर एटम है या वो कितने बॉन्ड्स बनाता है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, यूनी डेंटेड लिगेंड्स। अब यहीं से हम समझ जाएंगे, यूनी का मतलब एक, डेंटेड का मतलब डोनर एटम। तो दोज लिगेंड्स which form only one, which those ligand which donate, लिख देता हूं, which donate only one lone pair या इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल एटम और आयन are called unidentate ligands। ये हमारे पास क्या होंगे, जिनमें एक ही लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड्स। अब इसमें एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आएंगे, यूनिडेंटेड लिगेंड्स में यूनिडेंटेड लिगेंड, सबसे ज्यादा जो लिगेंड्स हैं वो यूनिडेंटेड ही हैं। यूनिडेंटेड में तीनों आएंगे, न्यूट्रल भी होंगे, पॉजिटिव चार्ज नहीं, पहले नेगेटिव, यहां नेगेटिव चार्ज भी होंगे और पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। यानी यूनिडेंटेड जो लिगेंड है वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। मैं यहाँ एक एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे वाटर, अमोनिया, ये दोनों कैसे हैं, न्यूट्रल यूनिडेंटेड लिगेंड, यानी ये अपना एक एक लोन पेयर डोनेट करते हैं। नेगेटिव में Cl है, Br माइनस है, NO2 माइनस है, कार्बोनेट है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज यूनिडेंटेड लिगेंड है। पॉजिटिव में कौन है, हाइड्रोजीनियम है, हाइड्रेजीनियम NH3+, इसके अलावा NO+ है या NO2+ है, ये हमारे पास कैसे हो गए हैं, ये पॉजिटिव चार्ज हो गए हैं। तो यूनिडेंटेड लिगेंड कौन है, वो है जिसमें जो एक लोन पेयर अपना डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम या आयन को, एक डोनेट करेंगे तो यूनिडेंटेड हो गए। इसमें अब हमारे पास तीन तरह के पॉसिबल हैं, वो यूनिडेंटेड जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, वो जिन पे नेगेटिव चार्ज है, वो जिन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब आपके सामने देखें टेबल आ रही है, इस टेबल में आप चेक करोगे तो सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक जितने भी यहां लिखे हुए हैं वो सब न्यूट्रल यूनिडेंटेड लिगेंड्स है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल आइसोसाइनाइड से, और कहां तक आ रहा है, नाइट्रोसाइल तक। ये सारे क्या है, यूनिडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड्स है। उसके बाद देखेंगे आप तो वो आ रहे हैं जो नेगेटिव चार्ज है, जिन पे -1 चार्ज है। F पे चेक करोगे तो F पे -1 चार्ज है, और यहां से लेकर ये कहां तक आएंगे, पहले -1 तक आएंगे। उसके बाद आएंगे जिन पे -2 का चार्ज है, वो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे इमिडो से, इमिडो से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद आया एक -3 वाला नाइट्राइडो। उसके बाद आप और देखोगे तो कुछ -1 वाले आएंगे, कुछ -2 वाले आएंगे, और एंड में जाते जाते आप देखोगे कि यहाँ 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कौन से हैं, पॉजिटिव चार्ज यूनिडेंटेड लिगेंड है। इसी टेबल में आप यदि चेक करोगे तो आपको यहाँ इनमें 2 तरह के नेम मिलेंगे, कॉमन नेम और IUPAC नेम। कॉमन नेम हम छोड़ देते हैं एक बार, हम कॉमन नेम का मतलब है कि जब ये आयन लिगेंड की तरह काम नहीं करें उस कंडीशन में इनका नेम क्या है, और दूसरा है कि जब ये लिगेंड की तरह काम करें तब इनका नेम क्या है। जैसे Cl- यदि लिगेंड की तरह काम नहीं करता है तो हम उसे कहते हैं क्लोराइड, और यदि Cl- लिगेंड की तरह काम करेगा तो हम उसे कहेंगे क्लोराइडो। तो क्या हुआ, Cl- स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो
तो नाम अलग है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो नाम अलग है। वो हम IUPAC में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये जो टेबल है बच्चों, इसे आप याद कर लेना, क्योंकि यदि आपको यहाँ ये इस टेबल के नेम और ये याद हो गए लिगेंड्स, तो आपके लिए IUPAC बहुत आसान हो जाएगी। तो क्या हो गया, इस टेबल में आपके पास क्या आ गए, यहाँ बच्चों IUPAC नाम दिए हुए हैं और मैक्सिमम के नाम में आपको पीछे O लगा देना है। क्लोराइड का क्लोराइडो, नाइट्रेट का नाइट्राइटो, नाइट्रेट का नाइट्रेटो, नाइट्राइट का नाइट्राइटो, यानी सब में मैक्सिमम में क्या लग रहा है, O लग रहा है। कुछ के नाम अलग हैं। तो क्या खत्म हुआ, यूनिडेंटेड लिगेंड्स कौन होंगे, जिसमें एक डोनर एटम होगा या जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। अब बच्चे चलते हैं हम लोग किस पे, डाइडेंटेड लिगेंड्स पे। इस टेबल को आप देखें, तब तक मैं इस बोर्ड को रिमूव कर देता हूं। अब इस टेबल को मैं रिमूव कर लेता हूं बच्चों, और हम कहां आ जाते हैं, अब डाइडेंटेड लिगेंड्स में आ जाते हैं। तो अगला हमारे पास कौन है, डाइडेंटेड लिगेंड्स। सिंपल सा है, डाई का मतलब 2, डेंटेड का मतलब है डोनर एटम। तो क्या हुआ, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, ज्यादा डेफिनेशन में नहीं लिखते हैं। सिंपल क्या होती है इसकी, लिगेंड्स which donate टू इलेक्ट्रॉन पेयर। जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उन्हें हम कह देंगे क्या, डाइडेंटेड। डाइडेंटेड के अलावा इसका एक और नाम क्या है, बाइडेंटेड भी है। अब इसके एग्जाम्पल में, डाइडेंटेड एग्जाम्पल में भी क्या है, तीनों तरह के हैं बच्चों, 2 तरह के हैं, तीनों तो नहीं है। एक तो हमारे पास है न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब है नो चार्ज, और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। 2 तरह के डाइडेंटेड लिगेंड। पहले हम किसको पढ़ते हैं, न्यूट्रल को पहले लर्न करते हैं। अब न्यूट्रल का पहला एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल का जो पहले नाम था वो था इथाइलिन डाइएमाइन, ये इसका पहले नाम था। और अब इसका जो नया नाम है वो है इथेन 1,2 डाइएमाइन, और इसका जो सिंबल है वो क्या है, इथेन लिखनी है आपको। इथेन के 1 और 2 पे क्या लगा देना है, NH2। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इथेन 1 और 2 पे क्या लगा दी मैंने, NH2। और इसका जो शॉर्ट नेम है, इसका शॉर्ट नेम है EN। E का मतलब इथाइलिन, N का मतलब एमाइन। ये कैसा है, डाइडेंटेड है। अब बच्चों मैं यहां आपको क्या लिख देता हूं, ये डोनर एटम है। मैं यहां आपको डोनर एटम भी समझाऊंगा। अब फिर यहां चेक करें, क्या इथेन 1,2 डाइएमाइन के जो 2 डोनर एटम हैं वो दोनों एक जैसे हैं या अलग अलग है। यदि ये दोनों डोनर एटम एक जैसे हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड। कब कहेंगे, इफ बोथ डोनर एटम आर सेम। दोनों डोनर एटम यदि एक जैसे हैं तब उसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड। एक और चीज याद रखना, इस तरह के लिगेंड को जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तब मैं वहां लिखूंगा AA। AA का मतलब क्या है, ये इसका सिंबल नहीं है, इसका सिंबल तो EN है, लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। चलो इसको रिमूव कर देता हूं। यदि मैं AA लिखता हूं तो ये पहला A किसको रिप्रेजेंट करेगा, पहले डोनर एटम को। तो जो दूसरा डोनर एटम है वो क्या इसी के जैसा है या इससे अलग है, इसी के जैसा है तो AA, इससे अलग है तो AB। तो AA क्या होंगे, सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड। AB क्या होंगे, अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड्स। दूसरा याद रखना, इथाइलिन डाइएमाइन इसका पुराना नाम था, अब ये नाम इसका यूज आता है इथेन 1,2 डाइएमाइन। इसका शॉर्ट में नेम क्या है, EN है, और ये इसका फॉर्मूला है, और ये इसके दोनों डोनर एटम हैं। सेकंड आते हैं, सेकंड का नाम है
बाई 2,2, सेकेंड का नेम है 2,2 बाय पायरिडाइल, 2,2 बाय पायरिडाइल, और इसका सिंबल जो है वो पायरिडीन से बना है। ये है पायरिडीन, यहां एक लोन पेयर है और इसके इस पोजीशन से ये 1 ये 2, तो हो गया 2, और इसके सेकंड पोजीशन से दूसरा पायरिडीन जुड़ा हुआ है, तो इसका भी क्या हो 2 1, ये फर्स्ट नहीं, ये 1 2, तो नाम क्या हो गया 2,2 बाय पायरिडाइल। इसका शॉर्ट में नेम क्या है BIPY, ये इसका शॉर्ट में नेम है। यहां पर भी देखो दोनों डोनर एटम नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन यहां है, ये नाइट्रोजन यहां है, तो ये भी कैसा होगा सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड होगा। अब हम चलते हैं बच्चों आगे। आगे हमारे पास क्या है न्यूट्रल में बच्चों ये दो ही है हमारे पास, कौन कौन से हैं इथाइलिन डाइएमाइन और 2,2 बाय पायरिडाइल। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव चार्ज में, इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों। नेगेटिव चार्ज में डाइडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड्स, याद रखना सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड्स। अब आते हैं नेगेटिव चार्ज में बच्चों, बहुत सारे हैं नेगेटिव चार्ज है ये। नेगेटिव चार्ज बाइडेंटेड लिगेंड्स, तो फर्स्ट हम आ जाते हैं, कहाँ गया, यहां आ जाते हैं। पहला एग्जाम्पल कौन है COO माइनस माइनस, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं C डबल बॉन्ड O माइनस और C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहां ये जो है ये डोनर एटम है और इसका सिंबल है OX शॉर्ट में नेम। इसका जो नेम है वो है ऑक्जेलेटो, और इसका हम लिखते कैसे हैं शॉर्ट में C2, ये C2 O कितने हो गए 4, C2O4, और इस पे माइनस के क्या है 2 चार्ज है। ये ऑक्जेलेटो है, ये डाइडेंटेड लिगेंड है, ये इसके डोनर एटम है, दोनों कैसे हैं एक जैसे हैं, तो इसे मैं क्या किस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं ए क्या है पहला डोनर एटम, दूसरा भी इसी के जैसा है, तो ये इसका हो गया ए टाइप का डाइडेंटेड लिगेंड है। याद रखना इसका शॉर्ट नेम तो OX है। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड है इसमें ग्लाइसिनेटो उसका नाम है बच्चों, और किससे बना है वो, एक क्या लिखो CH2 लिखो, एक आपको CH2 लिखनी है, और इस CH2 के एक तरफ आपको कार्बोक्सिलेट आयन COO माइनस लिख देना है, और एक तरफ आपको NH2 लिख देना है। ये N और ये O, ये क्या है इसके डोनर एटम है। इसका जो शॉर्ट नेम है वो है GLY ग्लाइसिनेटो, माइनस का 1 चार्ज है इसके ऊपर, और वो चार्ज स्केल किसके ऊपर है इस O के ऊपर माइनस का 1 चार्ज है। अब ध्यान क्या रखना, एक डोनर एटम तो इसका ये है और दूसरा डोनर एटम इसका N है, एक O है एक N है, तो इसको मैं किस टाइप का कहूंगा, पहले डोनर एटम को मैं O कह दूं तो दूसरा क्या हुआ B, तो ये किस टाइप का डाइडेंटेड लिगेंड हुआ है, AB टाइप का डाइडेंटेड लिगेंड है। तीसरा बच्चों हमारे पास आ रहा है DMG शॉर्ट नेम है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम का, इसका पूरा नाम क्या है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम का। याद रखना बच्चों ये कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं IUPAC में, जब आएंगे तब IUPAC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। इसका स्ट्रक्चर्स क्या है, 2 C लिखने हैं बच्चों आपको, और दोनों C पे क्या लगा दें 2 CH3, ये क्या हो गया डाई मिथाइल। तो ध्यान रखना है 4 कार्बन की चेन हो गई है, मैंने उसको इस तरह से लिखा है। अब जो मैंने C लिखे हैं इन पे आप क्या काम करेंगे, दोनों C पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहां भी डबल बॉन्ड यहां भी डबल बॉन्ड, यहां से N है और यहां से N है, दोनों से N जुड़ा हुआ है, इसमें नीचे OH लिख देना है, यहां सिंगल बॉन्ड करके O लगा देना है, इस O पे माइनस चार्ज है, और ये एक लोन पेयर ये NO देगा, दूसरा लोन पेयर ये N देगा। ये है बच्चों देखो 2 कार्बन लिखे,
इनके भी सिंगल बॉन्ड है। ये कार्बन, इस कार्बन के यहाँ CH3 है, यहाँ पर भी CH3 दूसरे कार्बन पर, यहाँ दोनों के साथ डबल बॉन्ड है, दोनों के साथ बाद में N है। एक N के साथ O- लगाना है, दूसरे N के साथ OH लिख देना है। जिसके साथ OH लिखा है उसका N डोनर एटम है, और जहां हमने OH बाहर निकाल के उसके नेगेटिव चार्ज लगाया है वो दूसरा डोनर एटम है। तो इस पहले को क्या मानूं A, तो दूसरे को क्या मान लूं B। तो ये किस टाइप का डाइडेंटेड लिगेंड है? AB टाइप। और इसका शॉर्ट नेम क्या है? DMG है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम है। तो कितने हो गए हमारे पास डाइडेंटेड लिगेंड जो नेगेटिव चार्ज है? 3 हो गए हैं। तो DMG पे क्या चार्ज आता है? -1, ग्लाइसिनेटो पे -1, ऑक्सीलेटो पे -2। अब बच्चों इन तीनों को मैं रिमूव कर रहा हूं और एक और बचा है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूं। डाइडेंटेड लिगेंड में नेगेटिव में अब एक और बचा है, नाम उसका क्या है? एसीटाइल एसीटोनेटो, एसीटाइल एसीटोनेटो। फोर्थ एग्जांपल है एसीटाइल एसीटोनेटो। ये जो नाम बना है ये बना है एसीटेट से या एसीटाइल से, और ये जो नाम बना है ये बना है एसीटोन से। तो इन दोनों में ये इनका कहीं ना कहीं रोल है। तो ये हो गया हमारे पास एसीटेट, एसीटाइल है ये, एसीटेट नहीं एसीटाइल, इसे कहते हैं एसीटाइल। और एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एसीटोन का फॉर्मूला। आपको कुछ नहीं करना है, यहां से एक H हटा के इसको जोड़ देना है। ये हो गया है एसीटाइल एसीटोनेटो। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है एसी, एसीटाइल एसीटोनेटो। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये इस डबल बॉन्ड को यहां लगा देना है और यहां एक नेगेटिव लगा देना है। ये है बच्चों एसीटाइल एसीटोनेटो। और इसमें क्या काम करना है? एक तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा, दूसरा ये करेगा। दोनों कैसे हैं? एक जैसे हैं। तो किस टाइप का हुआ? ये ए टाइप का डाइडेंटेड लिगेंड हुआ है। शॉर्ट फॉर्म क्या है? एसी। और इस पूरे पे चार्ज क्या आता है? -1। ये -1 चार्ज याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम IUPAC नेम लिखेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो हमें यदि ये चार्ज नहीं मालूम हुआ तो आपका एक नंबर CBSE बोर्ड में 0 में चेंज हो जाएगा आपकी छोटी सी एरर से। तो ये चार्ज हमें जरूर याद रखना है बच्चों। अब चलिए हम लास्ट हमारे पास क्या है? मोनोडेंटेड हो गए। डाइडेंटेड में 2 तरह के हमारे पास थे। कौन से? न्यूट्रल, जिन पे कोई चार्ज नहीं है, वो 2 हमारे पास एग्जाम्पल आए थे। अगला हमारे पास कौन सा आया था? नेगेटिव वाले में हमारे के पास कितने एग्जाम्पल आए हैं? 4 एग्जाम्पल आए हैं। अब हम कहाँ चलते हैं? अब हम चलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड्स में। पॉलीडेंटेड कौन होंगे? वो लिगेंड्स जिनमें 2 से ज्यादा डोनर एटम है, या जो 2 से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करते हैं। लास्ट है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक बच्चों। तो क्या हमारे पास है? पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। कौन है पॉलीडेंटेड में? हमारे पास क्या है इसमें? लिगेंड्स विच डोनेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल एटम और आयन। जो 2 से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। अब पॉलीडेंटेड्स में फर्स्ट में जो एग्जांपल ले रहा हूं वो क्या है? वो टरडेंटेड है। टरडेंटेड, टर का मतलब यहां 3 से है। टरडेंटेड लिगेंड्स है, टरडेंटेड लिगेंड्स है। और वो क्या है? कुछ नहीं करना है बच्चों, जो हमने एक नाम लिखा था पहले EN, शॉर्ट नेम लिखा था EN करके, उसका नाम था इथाइलिन डाइएमाइन। ये लिखा था। और उसका फॉर्मूला भी हमने लिखा था CH2 दोनों पे डबल बॉन्ड, CH2 दोनों पे एक NH2 जुड़ा हुआ था।
उसका शॉर्ट फॉर्म था EN, जो ये था, इस तरह से लिखा था हमने, CH2 CH2 NH2 और NH2। ये है, ये तो डाइडेंटेड लिगेंड है। मैं किस में आया हूं, टरडेंटेड। तो क्या काम करना है, यहां इसके डाई लगा देना है और यहां डाई का ट्राई कर देना है। ये कर दोगे तो ये जो बनेगा लिगेंड, फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूंगा, वो बनेगा टरडेंटेड। यदि आप यहां डाई से क्या कर दो, ट्राई कर दो, और यहां ट्राई का क्या कर दो, टेट्रा कर दो, उस कंडीशन में जो लिगेंड बनेगा वो टेट्राडेंटेड होगा। तो यहां क्या काम करना है, इथाइलिन डाइएमाइन क्या है, डाइडेंटेड लिगेंड है, ये उसका फॉर्मूला है। इसके नाम में क्या करना है, इथाइलिन के पहले डाई लगा दोगे, जहां डाई है वहां ट्राई कर दोगे, तो ये बन जाएगा ट्राइडेंटेड लिगेंड। और यदि आप इथाइलिन के पहले ट्राई लगा दोगे, तो जहां यहां ट्राई लगाया है तो यहां डाई का टेट्रा कर देना, एक इन दोनों में एक का डिफरेंस होगा। यहां देखो कुछ नहीं है तो ये डाई है, यहां डाई हो गया तो ये ट्राई हो जाएगा, यहां ट्राई हो गया तो ये टेट्रा हो जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, 4 क्वाड टेट्राडेंटेड लिगेंड। तो अब मैं क्या बनाता हूं, इन दोनों के फॉर्मूले, इसको हटा रहा हूं, ये EN के बेसिस पे बनेगा। तो फर्स्ट हमारे पास क्या नेम होगा, फर्स्ट नेम होगा हमारे पास डाई इथाइलिन ट्राइएमाइन। इसका शॉर्ट नेम क्या है, डाई EN है, डाई EN है इसका शॉर्ट नेम। इसका फॉर्मूला क्या है, डाई इथाइलिन है। तो हमें क्या काम करना है, CH2 CH2, यहां क्या लगा हुआ था NH2, और यहां भी क्या लगा हुआ था NH2। बस आपको एक NH2 को तो नीचे लिख देना है, दूसरा NH को NH के फॉर्म में लिखना है, और वहां पर क्या लगा देना है, एक और CH2 CH2, और यहां क्या लगा देना है NH2। ये एक इथाइल, ये दूसरा, और इनके सभी लास्ट वाले, इनके यहां पर, इनके यहां पर, इनके यहां पर एक एक NH होगा, N होगा, यहां एक लोन पेयर, यहां एक लोन पेयर, यहां एक लोन पेयर, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो ये तीनों क्या है, ये डोनर एटम है। तो ये कैसा हो गया है, टरडेंटेड लिगेंड हो गया है। अब इसके ऊपर क्या बनाता हूं, ट्राई इथाइलिन टेट्रा डाइएमाइन, यहां बना देता हूं बच्चों। तो ट्राई का मतलब क्या है, 3 बार इथाइल आएगा। तो यहां क्या लिखूं, सबसे पहले मैं NH2, फिर यहां क्या लिख दूं CH2 CH2, फिर एक NH यहां पर, फिर CH2, फिर CH2, फिर एक और NH, उसके बाद CH2 CH2, और यहां NH2। यानी पहले पर एक NH2, लास्ट वाले कार्बन पर एक NH2, और उसके बीच में कितने CH, कितने इथाइल आएंगे, इस तरह का इथाइलिन कितने आएंगे, जितना यहाँ लिखा हुआ है, ट्राई लिखा हुआ है अगले में, तो ट्राई आएंगे, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड। डाई लिखा हुआ है तो 2 बार आया, फर्स्ट और ये सेकंड, और इनके बीच में क्या आएगा, NH आएगा। तो ये पहला डोनर एटम, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये कैसा हो गया है, टेट्रा डेंटेड है ये। और इसका शॉर्ट नेम क्या है, इसका शॉर्ट नेम है TRIEN, TRIEN। ट्राई का मतलब यहाँ किससे है, यहाँ ट्राई का मतलब ट्राई इथाइलिन से है। यहाँ डाई का मीनिंग किससे था, इसका शॉर्ट नेम मैंने कहाँ लिखा, ये रहा। यहाँ डाई का मीनिंग किससे है, डाई इथाइलिन से है यहाँ पर। तो ये डाई EN है, उसका शॉर्ट नेम क्या है, ट्राई EN है। और ये तीनों जो लिगेंड मैंने अभी आपको बताए, दोनों, ये दोनों लिगेंड में से एक तो कैसा है, टरडेंटेड है, एक टेट्राडेंटेड है। ये दोनों लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड है, इन दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और लास्ट आ जाते हैं बच्चों, हम इस वीडियो का लास्ट क्या है हमारे पास है, और वो है पॉलीडेंटेड लिगेंड में एक और एग्जांपल। उसको पॉलीडेंटेड के अलावा एक और उसका नाम है, वो क्या है, फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी। तो उसको मैं क्या कह दूं एक बार, फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी, डेंटिसिटी का एग्जांपल है वो, उसे हम कहते हैं EDTA। क्या है, हम यहां समझते हैं। EDTA में E का मतलब क्या है, इथाइलिन, D का मतलब क्या है, डाइएमाइन, डाइएमाइन, T
टी का मतलब और ए का मतलब, ये मतलब चेंज होंगे बच्चों। EDTA में इसके दो मतलब निकल जाते हैं। अब टी का मतलब हो सकता है एक तो टेट्रा, ट्राई लिख देता हूं पहले मैं, एक हो सकता है ट्राई और एक हो सकता है टेट्रा, दो नाम हो सकते हैं। और ए का मतलब दोनों में सेम ही होगा, एसीटेटो। ट्राई होगा तो अलग बनेगा, टेट्रा होगा तो अलग बनेगा। इसका मैं डाई भी बना सकता हूं, डाई भी लिख सकता हूं, और एक मैं यहां मोनो भी लिख सकता हूं। तो टी जो है, टी की जगह क्या क्या आ सकता है? टी आ सकता है, टी आ सकता है, फिर टी आ सकता है, इनमें कंफ्यूज मत होना, या डी आ सकता है या एम आ सकता है, ये चार आ सकते हैं। चार का मतलब तीन, टी डी एम, टी डी एम। अब कहां को कैसे आएगा? तो फर्स्ट यहां पर आए इथाइलिन, इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास हुआ इथाइलिन, ये हुआ बच्चों इथाइलिन। अब उसके बाद क्या है? डाई एमाइन, तो यहां केवल एन लगाना, NH2 चलो लगा दो, ये है हमारे पास इथाइलिन डाईएमाइन, जिसका पहले नेम था, अब ये डाइडेंटेड लिगेंड है, जिसका अब नेम क्या है? इथेन 1,2 डाईएमाइन, ये नाम हो गया। अब आए यहां पर, पहले किस पे आए? M पे आए। M में क्या होगा? मोनो एसीटेट। तो इन चारों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हटाओ और यहां क्या लगा दो? एसिटिक एसिड वाला, इस तरह से लिख दो इसको, ये एसीटेट हुआ, ये एसीटेट हुआ। एक हाइड्रोजन हटाया है NH2 का, अरे NH रह गया और एक एसीटेट लगा दिया है। इसका नेम क्या होगा? इसे कह देता हूं फर्स्ट, इसका नेम होगा इथाइलिन डाईएमाइन मोनो, एक ही लगा है, एसीटेटो, पहला। अब दूसरा, इसके ऊपर पूरे पे कितने चार्ज हैं? यहां कोई चार्ज नहीं, तो यहां केवल एक है, -1, यह है EDMA, इथाइलिन डाईएमाइन मोनो एसीटेटो। सेकंड क्या काम करूं मैं? मोनो की जगह अब एक यहां का भी H हटा दूं और एक यहां भी क्या लगा दूं? CH2 C डबल बॉन्ड O, ये डोनर एटम, ये दूसरा डोनर एटम, ये तो है ही है साथ में, ये तो है ही है दोनों में। तो यहां कितने हो जाएंगे? यहां ये जो था ये कैसा था? 3 डेंटिसिटी का था। इसकी जो डेंटिसिटी है, डेंटिसिटी इसकी 3 है। 3 में कौन? 1 2 और ये 3। अब ये जो सेकंड है, जहां मैंने यहां भी लगा, जिसका नेम क्या होगा? इथाइलिन डाईएमाइन डाई एसीटेटो, EDDA। इस पे क्या चार्ज होगा? -2 होगा, एक ये माइनस का और ये दूसरा ये माइनस का। इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी? 4 होगी। तीसरा, ट्राई एसीटेटो और टेट्रा में, अब आप समझ गए होंगे ट्राई में क्या करना है। ये तीसरा भी हटा दें और यहां क्या लिख दें? CH2 C डबल बॉन्ड O, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिन डाईएमाइन ट्राई एसीटेटो, तो इसका हो जाएगा EDTA। बस ध्यान क्या रखना है? ऊपर माइनस के 3 चार्ज होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी? 5 होगी, 1 2 3 4 5, और लास्ट नंबर यहां लिख देता हूं 4th नंबर। ये हाइड्रोजन भी हट जाए दोनों, ओहो ये नहीं, ये हाइड्रोजन भी हट जाए तो यहां भी क्या हो जाएगा? CH2 C डबल बॉन्ड O, उस कंडीशन में इसका नाम क्या हो जाएगा? EDTA। और ऊपर चार्ज क्या आ जाएंगे? 1 2 3 4, 4 माइनस के। और यहाँ क्या लिखूंगा मैं? इसकी डेंटिसिटी कितनी है? इसकी डेंटिसिटी कितनी होगी हमारे पास? इसकी होगी 6, 1 1 2 3 4 5 6। तो EDTA जो है, इससे जो बना है, इससे क्या बन रहा है? फ्लेक्सी डेंटिसिटी वाला लिगेंड है ये EDTA। EDTA में ये चेंज होगा, एक तो क्या आएगा? मोनो, एक क्या आएगा? डाई, एक क्या आएगा? ट्राई का टी, एक क्या आएगा? टेट्रा का टी। अब टेट्रा और ट्राई में ये चार्ज आपको बताएगा, 3 नेगेटिव चार्ज है तो ये ट्राई वाला है, और 4 नेगेटिव चार्ज है तो ये टेट्रा एसीटेटो वाला है। याद रखना इनकी डेंटिसिटी भी। और ये क्या खत्म हुआ? पॉलीडेंटेड लिगेंड में। इस लिगेंड का नाम और क्या है? फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी है, क्योंकि इसकी जो डेंटिसिटी है वो कहां से स्टार्ट होती है? 3 से लेकर 6 तक। ये कैसा है? 3 से लेकर 6 तक इसकी डेंटिसिटी पॉसिबल है। तो ये हुआ कैसा? फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी वाला
पॉलीडेंटेड लिगेंड हुआ बच्चों। और इसी के साथ हमारे लिगेंड में एक टॉपिक रह गया है जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और साथ में हमारे यहाँ तक क्या खत्म हो गए, लगभग सारे लिगेंड्स खत्म हो गए हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। 3 काम जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।